नमस्कार। सभी कृषि दर्शन के दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से विकास को समर्पित इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम जहां बातें करते हैं नवीनतम तकनीकों की, वहीं लेकर आते हैं हमेशा कुछ नए विशेषज्ञों को जिनसे नवीनतम तकनीकों से आपको सके। आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मसूर की फसल को झुलसा रोग के प्रकोप से बचाएं, ठंड के मौसम में पशुओं का रखें खास ख्याल और किसानों के लिए बेहद उपयोगी लैंड लेवलर मशीन। किसान भाई बहनों, झुलसा रोग मसूर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के प्रकोप होने पर मसूर के पौधों की पत्तियों पर लंबे नाव के आकार का भूरे धब्बे बनते हुए दिखाई देंगे। यह रोग पत्तियों से बढ़कर पूरे भाग को प्रभावित करती है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती है। झुलसा रोग कहते हैं जो मसूर में आती है, तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक जो प्रिकॉशनरी छिड़काव जो है वह आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर और स्टिकर के साथ में उसका स्प्रे करें। पटना जिला के निवासी निखिल राज एक कर्मठ मुर्गी पालक हैं जो आज अपने क्षेत्र में लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने देशी मुर्गी का पालन कर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार ला पाए हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनसे ही उनके अनुभव मुर्गी पालन में। मैं एक मुर्गी फार्म स्टार्ट किया हूँ, उसमें 50,000 रुपया लागत लगा है। इसमें 1 लाख आने का उम्मीद है। मिर्च का प्रयोग और उत्पादन दोनों ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 तरह का होता है: मसालों वाली, साधारण, अचार वाली व शिमला मिर्च। इसकी कुछ प्रजातियां काफी तिक्त व कुछ कम अथवा नहीं के बराबर होती हैं। किसान भाई बहनों, मिर्च की खेती मुख्यतः नकदी फसल के रूप में की जाती है। उत्पादन में इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। मिर्च की उगाई जाने वाली प्रमुख प्रभेदों में पूसा ज्वाला, कल्याणपुर चमन, कल्याणपुर चमत्कार, कल्याणपुर, सिंदूर, भाग्यलक्ष्मी, सूर्यरेखा, जवाहर मिर्च 218, किरण एवं अपर्णा आदि प्रमुख हैं। किसान भाई बहनों, बढ़ती ठंड में पशुओं को गिरते तापक्रम के प्रकोप से बचाना बेहद जरूरी है। ठंड का ज्यादा असर होने पर उनमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए रहने वाले स्थान को ढक कर रखें ताकि हवा का असर ज्यादा ना हो। साथ ही साथ ठंड ज्यादा होने पर उन्हें ढक कर भी रखा जा सकता है। साथ ही उनमें डीवॉर्मिंग जरूर कराएं। लेजर लैंड लेवलर को लेजर समतल भी कहा जाता है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने का काम इस लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है। इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना है ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताजा भाव। मटर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 1,700 रुपये प्रति क्विंटल, पत्ता गोभी 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मंडी के भाव के बारे में, जानकारी ली मौसम के मिजाज की, और साथ ही साथ आपने जाना अपनी सफल साथी के सफलता के राज के बारे में भी। उम्मीद करते हैं कि कल की सफलता की कड़ियों में आपका भी नाम जुड़ सके। आप तक पहुंचेंगे हम जरूर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। चलिए इस कार्यक्रम को अब बढ़ाते हैं आगे, जहां हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी इस भेंट वार्ता के जरिए बागवानी फसलों की हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती के विषय में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि बिना मिट्टी की ये खेती कर सकते हैं, और शहरी क्षेत्र में हमारे युवा वर्ग जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके लिए कोई रोजगार नहीं है, वो इस कृषि प्रणाली को अपना करके कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन ये कृषि प्रणाली कैसे वो खेती कर सकते हैं, उसमें क्या लागत लगेगा और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसमें वेस्टेज चीज़ें जो कि हम लेकर के फेंक देते हैं उसका भी उपयोग करके वो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी सब विषय पर बातचीत करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है बागवानी फसलों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर तन्मय कुमार कोले, ICAR पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, और जो हमारे युवा वर्ग के जो घर में बैठे बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कृषि करना, कृषि प्रणाली अपना करके और चाहते हैं कि कुछ मुनाफा पाएं, तो किस तरह से ये खेती कर सकते हैं? हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है, हमारे किसान भाइयों को बताइए, और हमारे युवा वर्ग के जो नौजवान हैं उनको बताइए। हाइड्रोपोनिक्स ऐसा खेती है जहाँ इसको अगर शब्द को तोड़ा जाए तो हाइड्रो और पोनिक्स, मतलब पानी से जब खेती होता है उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नॉर्मली हमारा खेती होता है मिट्टी में, तो उसके ना करके मिट्टी विहित
मिट्टी रहित अगर कोई खेती करे उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, पौधा को पानी में उगाया जाता है, उस पानी में आपको उसका अनुकूल जो न्यूट्रिशन वो डाला जाता है। और ये हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारा टेक्निक है, करीब 6 टाइप का टेक्निक होता है। तो कुछ टेक्निक कॉस्टली होता है, कुछ टेक्निक बहुत सस्ता होता है। तो इस टेक्निक में किया गया जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, पेस्टिसाइड फ्री होता है और न्यूट्रिशन रिच होता है। सर, हाइड्रोपोनिक्स खेती और जो खेती जो होती है, इन दोनों में अंतर क्या है? अब सही प्रश्न पूछे है। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स जो किया गया जो खेती है, इसका फसल का क्वालिटी बढ़िया होता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कंडीशन में होता है। ये पर्याप्त परिमाण न्यूट्रिशन दे के ग्रो होता है। फलस्वरूप इसमें क्या होता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे नाइट्रेट का कंटेंट कम होता है और इसके पेस्टिसाइड रेसिड्यू ना के बराबर होता है। साथ में जैसे आजकल का एक बड़ा समस्या है हेवी मेटल्स। आप अगर देखेंगे बिहार में मैक्सिमम एरिया अभी आर्सेनिक से कॉन्टामिनेटेड, करीब साउथ बिहार का कुछ एरिया छोड़ के टोटल बिहार अभी आर्सेनिक से कॉन्टामिनेटेड। और वो कॉन्टामिनेशन क्यों आता है, हम लोग जो डीप ऑयल बोरिंग करके जो खेती कर रहे हैं वहाँ से कॉन्टामिनेशन आ रहा है। तो जो सब्जी आज शहर में मिल रहा है, मैक्सिमम सब्जी में आपको आर्सेनिक की मात्रा हो सकता है। लेकिन आप अगर ये चीज़ हाइड्रोपोनिक्स में कंट्रोल कंडीशन में करेंगे, आपको प्यूरिफाइड वाटर्स यूज़ करके करेंगे और आप अगर वाटर हार्वेस्ट करके करेंगे तो टोटली प्रोड्यूस आपको आर्सेनिक फ्री हो सकता है। इसके छोड़ के इसमें माइक्रोब्स फ्री होता है और एज ए रिज़ल्ट इसका प्रोड्यूस बहुत स्वादिष्ट होता है कंपेयर टू बाहर में जो आपको नॉर्मल सब्जी और फल मिलता है। सर, हाइड्रोपोनिक्स जो कृषि प्रणाली है वो ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे किसान भाई नहीं कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में जिनके पास ज़मीन कम है वो इस खेती को कर सकते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी महंगी है। तो कम इसमें कुछ ऐसा तरीका जिसमें कि कम लागत में हमारे जो युवा बेरोज़गार हैं जो घर बैठे हुए हैं, अगर वो इस खेती को करते हैं तो कम लागत में कैसे करें जिसमें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले? देखिए, आप जो प्रश्न पूछा है सही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में करने जाएंगे थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाएगा, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए ये बहुत सुविधाजनक है क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो सब्जी का प्राइस मिलता है काफ़ी हाई मिलता है। दूसरा बात है, शहरी क्षेत्र में कुछ स्पेशल खाना जैसे बर्गर में आपको सलाद पत्ता लेटूस यूज़ होता है, उसके साथ साथ आपको 5 स्टार होटल है, वहाँ इस तरह से क्वालिटी प्रोड्यूस की ज़रूरत है। और उस जगह में हमारा अगर युवा वर्ग अपना हाई क्वालिटी प्रोड्यूस को वहाँ सप्लाई करवाएगा तो उनके लिए एक इनकम का रास्ता बन सकता है। इसी दौरान बहुत सारा आजकल स्टार्टअप आ रहा है। आप भी देखे होंगे, बिहार गवर्नमेंट स्टार्टअप का प्रमोशन के लिए 10 लाख तक उसको सुविधा ब्याज दे रहा है, बिना इंटरेस्ट में सपोर्ट दे रहा है। और वो सपोर्ट ये नया अगर युवा इसमें उठाए, इसमें उपाय कर सके। हाँ, कॉस्ट ऑफ द इनपुट कभी कभी हाई होता है, उसके लिए कम करने का रास्ता है। बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल है, जैसे स्क्रैप टैंक होता है, रिजेक्टेड टैंक, वो टैंक को आप काट के अगर यूज़ करेंगे वो कॉस्ट घटा देंगे। दूसरा बात है, थर्मोकोल अगर हम लोग यूज़ करेंगे उससे भी हमारा एक कॉस्ट घट सकते हैं। और दूसरा बात है, हम लोग को सिटी में कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ वेजिटेबल्स का कॉस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे बरसात में आपको धनिया का पत्ता बहुत महंगा हो जाता है, इवन समर में पुदीना का पत्ता महंगा हो जाता है। उस समय में अगर आप ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की द्वारा से कर सकते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और इसी रास्ता में आपको युवा वर्ग का एक नया इनकम का रास्ता मिलेगा। सर, हाइड्रोपोनिक्स कृषि प्रणाली जो है ये तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये कितने दिनों में ये तैयार हो जाती है फसल? देखिए, लेटूस जैसे क्रॉप होता है, इसमें 40 दिन में आपको इसको सलाद के लिए जो पत्ता यूज़ होता है ये तैयार हो जाता है और उसके बाद आपको एक एक लीफ सेपरेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात है, आपको धनिया अगर करेंगे, धनिया 40 से 45 दिन में बरसात के टाइम में, पुदीना 30 से 50 दिन के बीच में गर्मी के सीज़न में हो जाता है। इवन आजकल जो यहाँ सगा लहसुन जिसको कहते हैं, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट जहाँ है ICR RCR पाटना में हमारा एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, वह हम लोग कोशिश करके देखे 30 से 50 दिन के बीच में सगा लहसुन का हाइड्रोपोनिक्स में पॉसिबल है। और अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 50+ के दिन लगते हैं इसको आपका फ्रूटिंग आने में। सर, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। उम्मीद है इस जानकारी का आप लाभ ले पाएंगे। वैसे कृषि और मौसम का बहुत गहरा संबंध है। इस संबंध का महत्व आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर मौसम साथ ना दे तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है और मौसम का साथ मिल जाए तो फसल को बेहतर बनाया जा सकता है। यही कारण है कि मौसम पूर्वानुमान बहुत महत्व रखता है। तो कृषि में मौसम पूर्वानुमान के महत्व के बारे में अब लेंगे जानकारी हम अपने अगले विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत में हर मौसम का आनंद देता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बसंत बहार हो, हमें पूरे विश्व का मौसम हमारे देश में एंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मॉनसून परिवर्तन के कारण खास करके हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आती है और फसल चक्र भी खराब हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इन सारी समस्याओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना से वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश। सर से हम जानेंगे कि कैसे मौसम पूर्वानुमान से हमारे किसान भाइयों का नुकसान कम हो और लाभ ज़्यादा हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि मौसम पूर्वानुमान जो है ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक नया टर्म होगा सर, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए सर कि मौसम पूर्वानुमान है क्या और इससे हमारे किसानों को क्या लाभ हो सकता है। जी, सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। जो मौसम की जो वर्तमान स्थिति है वो और जो उसकी पहले की स्थिति है, उनके जो आंकड़े हैं उनका मूल्यांकन करके जो भविष्य में जो संभावित मौसम है उसकी स्थिति के बारे में समय रहते हुए भी किसानों को बताने को हम क्या कहते हैं, मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। और सर मौसम पूर्वानुमान जो है सर, ठीक है, आपने पहले से बता दिया कि इस वर्ष जो है सर्दियां इतने दिन पहले आएंगी, गर्मी इतना दिन पहले आएगा, तो मौसम पूर्वानुमान के बाद जो है फसल चक्र जो हमारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है सर, और किसान कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। पूर्वानुमान है उसका जो फ़ायदा है वो किसान अपनी फसल की बुआई करता है, रोपाई करता है, वहाँ से लेके उसको हार्वेस्ट करता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको ले जाता है वो, तो हर एक जो उसका जो पार्ट है उसमें इसका बहुत ही अहम रोल है। पहले हम आते हैं कि किसान की बुआई या रोपाई, जो किसान अपनी फसल की बुआई या रोपाई करता है उसका जो समय निर्धारण है, उसकी जो मेन जो चीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, अपने मौसम पे। सपोज अपने भी अगले 3 दिन में मौसम का पूर्वानुमान ये कहता है कि भले बारिश होने वाली है, अगर वहाँ बारिश की स्थिति है तो किसान है वो अपनी फसल की बुआई ना करे। अगर उस स्थिति में किसान बुआई करता है तो जल जमाव की स्थिति के कारण वो सीड है वो बीज उग नहीं पाएगा। और उसके बाद अपन उसके करते हैं सिंचाई। अगर वहीं भी एक सेम कंडीशन है, अगर वहाँ पे अगर भारी मौसम का भारी बारिश का जब पूर्वानुमान है तो उस स्थिति में किसान अपनी सिंचाई ना करके जो उनसे जो संसाधन है उनको संरक्षित करता हो, उससे उनकी पैसे की बचत होती है, तो उस हिसाब से वो अपना संसाधन को संरक्षित कर सकता है। एग्जैक्ट, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि अगर मौसम पूर्वानुमान में बारिश की संभावना है तो अगर वो सिंचाई ना करे तो उसके संसाधन भी बचेंगे और लाभ भी लाभ होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि मौसम पूर्वानुमान जो है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं सर, ये कितने प्रकार के होते हैं सर। जी, जो मौसम पूर्वानुमान है उसके प्रकार सर, उसकी जो वैधता है, उसकी कितने टाइम तक वो वैध है, उसकी अवधि के आधार पर मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अल्प अवधि, उसके बाद है मध्यम अवधि, और जो लास्ट वाला वो है दीर्घ अवधि वाला। ऐसे 3 प्रकार हैं इसके सर। तो पहला जो है अल्प अवधि, तो अल्प अवधि में जो है कौन कौन से कैटेगराइज कुछ किया गया होगा सर कि ये फसल की बुआई इतने समय तक ऐसे की जा सकती है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे सर। सर जो मध्यम अवधि का जो पूर्वानुमान है वो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो उसको 3 से लेके मतलब कुछ घंटों से लेके 3 दिन के लिए निकालता है कि अगले 3 दिन में मौसम वो किस प्रकार का रहने वाला है, हवा कैसी चलने वाली है, बारिश होगी कि नहीं होगी, उस टाइम में जो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किस प्रकार से रहने वाली है। इन सभी को देखते हुए जो किसान भाई हैं वो अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं, उसके अनुसार वो सिंचाई करते हैं। फिर जो विभिन्न जो रसायनों का छिड़काव करना है, जो कवकनाशी हैं, फफूंदनाशी हैं, उनका छिड़काव करना नहीं करना, अगर उसी टाइम के अंदर अगर तेज़ हवा का फोरकास्ट है तो किसान बुआई उसका स्प्रे ना करे, अगर फोरकास्ट नहीं है तो उसका वो स्प्रे कर दे। उससे लेके उसके बाद अगर उसकी हार्वेस्ट करना है, मान लीजिए अगर किसान को कल क्रॉप पक गई, कल हार्वेस्ट करना है, उसी समय में अगर उस टाइम तेज़ बारिश का फोरकास्ट है तो अगर किसान हार्वेस्ट करता है तो के कारण से उसकी फसल में नुकसान होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो उस स्थिति में उसकी वो हार्वेस्ट ना करके 2 या 3 दिन बाद में उसकी फसल की कटाई कर सकता है वो। तो सर ये जो अल्प अवधि का जो फोरकास्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। और ये मध्य अवधि सर, इसका क्या महत्व है हमारे इसमें सर? इसकी जो अवधि है वो होती है 3 दिन से लेके 10 दिन के लिए, कि भाई अगले 3 से 10 दिन में मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या रहने वाला है। और जो अंतिम जो दीर्घ अवधि है उसके लिए हम 10 दिन से लेके पूरा सीजन या पूरा ऋतु के लिए हम फोरकास्ट करते हैं कि अगली जो क्रॉप की एक सीजन है उसमें किस तरह का मौसम रहने वाला है। इसके बारे में किसान को हम लगभग महीने भर पहले हम बता देते हैं। महीने भर पहले। और दीर्घ अवधि में सर? दीर्घ अवधि में है ना, दीर्घ अवधि में 10 दिन से लेकर महीने का है। जो मध्यम अवधि है उसमें 3 दिन से लेकर 10 दिन का है। और जो पहला वाला अल्प अवधि है उसमें कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक का फोरकास्ट किसानों को दिया जाता है। तो सर इसमें ऐसा भी कुछ है कि जैसे ये जो मौसम पूर्वानुमान आपने अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि का बताया है सर, तो कुछ फसल स्पेशलाइज इसमें किया गया है कि इन्हीं फसलों के लिए लागू होगा? जी, इसमें क्या होता है कि जो फसल जो इसकी क्रॉप कैलेंडर है कि कौन से अपन रबी में कौन सी फसल लगा रहे हैं, खरीफ में कौन सी लगा रहे हैं और समर में कौन सी लगा रहे हैं, उन फसलों के कैलेंडर के अनुसार क्या होती है, जो अपना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो किसानों के लिए एक एडवाइजरी निकालता है कि भी अभी जो रबी का काम चल रहा है अभी उसमें कौन कौन से किसान फसल लगाएगा, उसमें कौन सा स्प्रे करने वाला है, उसमें किस तरह से जुताई करेगा, वो उस हिसाब से उसका वो पूरा कैलेंडर तैयार करता है वो। सर यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है सर कि जैसे हमारे गांव में या फिर पूरे प्रदेश की ही बात अगर करें तो एक ऐसा भी तबका है सर जो कि पुराने वर्ग से जुड़ा हुआ है, जो कि टेलीविज़न से जुड़ा हुआ नहीं है, रेडियो से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों तक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी कैसे पहुंच पाएगी सर, और वो उसका लाभ कैसे ले पाएंगे?
जो भी किसान भाई हैं जो मौसम से संबंधित जो पूर्वानुमान है उसकी जानकारी चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि जो उनके पास जो नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है उस पर जाएँ और जाके उसमें होता क्या है कि वहाँ पे ये उन्होंने एक सुविधा दे रखी है कि वो अपना वहाँ पे जाके पोर्टल पे अपना नाम क्या है, कौन सी फसल की जानकारी चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए, ब्लॉक लेवल पे चाहिए, वो सभी जानकारी वो अपने वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में पोर्टल में एंट्री करवाएं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र उनकी सभी समस्याएं हैं उनको देखते हुए वो उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, उनकी जानकारी वो उनके SMS के थ्रू वो उनके मोबाइल पे भेज जाती है। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए सर, और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही और भी जानकारियां, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होगी फिर आपसे मुलाकात कार्यक्रम की अगली कड़ी में। जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से इसी समय इसी चैनल पर। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।